हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गोद निषेध नीति। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के रूप में गोद निषेध नीति है। इसका जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी था इसका जनक, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो उस समय था। और ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक गोद निषेध नीति लागू की थी। इसमें था क्या? इसमें ये था कि आम जनता को तो जिनके संतान नहीं थी उनको पुत्र जो है गोद लेने का अधिकार दिया गया, लेकिन राजा महाराजाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी उनके उनकी मौत के बाद में, निसंतान राजा की मौत के बाद में उसके राज्य को अंग्रेज सरकार अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। इसमें भी 3 वर्गीकरण किया गया कि कुछ को कहा गया कि परमिशन लेने के पहले गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर गवर्नर जनरल परमिशन देता है तो फिर वो गोद ले सकता, नहीं तो नहीं ले सकता। इनका वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे। तो ये गोद निषेध नीति है और इसका परिणाम 1857 क्रांति के रूप में मिला। हमने देखा कि झांसी, अवध वगैरह सब जगह विद्रोह हुआ, तो यही रीजन था। तो इसने इसी टॉपिक को लेते हैं हम। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इतिहास में 1848 से लेकर 1856 ईस्वी का जो समय है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय डलहौजी ने अलग अलग नीतियां बना करके भारतीय राज्यों को हड़पने का काम किया, अपने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने का काम किया। इस समय लॉर्ड हॉर्डिंग जो था, लॉर्ड हॉर्डिंग के जाने के बाद में लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था और वे 1856 ईस्वी तक अपने पद पर बना रहा। यानी डलहौजी 1856 ईस्वी तक रहा और हॉर्डिंग के जाने के बाद एक गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था, यानी कि साम्राज्य फैलाने का बहुत भूखा था, ब्रिटिश साम्राज्य को और आगे बढ़ाने की जो इसमें लालसा थी। उसने जहाँ भी संभव हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। जहाँ मौका मिला वहाँ पर उस राज्य को हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। साम्राज्य विस्तार की योजना पूरी करने के लिए डलहौजी ने 4 साधन अपनाए, 4 प्रकार के साधन अपनाए, मतलब 4 हथकंडे उसने अपनाए जिसके माध्यम से वो भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर रहा था। पहला, युद्ध द्वारा, यानी युद्ध करके जीतना है। दूसरा, कर्ज के बदले में अथवा बकाया राशि के नाम, यानी कर्जा दे दिया, उतार नहीं पाया तो राज्य हड़प लिया। तीसरा, कुशासन के आरोप द्वारा, यानी जो है किसी राज्य पर आरोप लगाया कि तुम्हारा शासन सही नहीं है, जनता तुमसे खुश नहीं है, तुम्हारा कुशासन है यहाँ पे, तो उस करके हड़प लिया। इसमें अवध को पढ़ेंगे, अवध को इसी आधार पर हड़पा था। फोर्थ था गोद निषेध नीति अपना करके, यानी कि गोद लेने की जो प्रथा थी उसको अमान्य कर दिया राजा महाराजाओं के लिए। तो ये चौथा तरीका था जिसको अपना करके इसने ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाया, भारतीय राज्यों को हड़पने का काम किया। तो युद्ध द्वारा डलहौजी ने पंजाब को जीता। पंजाब का 1848-49 के युद्ध में पंजाब में जो महाराजा रणजीत सिंह के वंशज थे उनको हरा करके पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और दक्षिणी बर्मा, जिसको हम वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, उसको भी डलहौजी ने युद्ध द्वारा जीता था और इनको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करके जो है अपना क्षेत्र बढ़ाया था। यानी ये युद्ध द्वारा ये दो राज्यों को जीता था, है ना। और बकाया राशि के नाम पर हैदराबाद राज्य, मतलब जो उधार धन नहीं चुका पाए उनमें हड़पा, तो उनमें नाम आता है हैदराबाद राज्य के बरार क्षेत्र है, बरार, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर हम पढ़ते हैं ना, वो बरार क्षेत्र को हड़प लिया था। और कुशासन का आरोप लगा करके उसने अवध का राज्य का अपहरण कर लिया। अवध के जो नवाब था उसको हटा दिया, बोला कि यहाँ पर कुशासन है। झूठा आरोप था जो है कुशासन का, उसको तो अवध को हड़पना ही था, तो ये उसने इसको हड़पा था। अब हम फोर्थ पॉइंट जो हमने पढ़ा, गोद निषेध नीति, तो इसके द्वारा उसने किस किस राज्यों को हड़पा और ये नीति क्या थी इसको समझते हैं। तो गोद निषेध नीति का अर्थ ये है कि पैतृक वारिस ना होने, मतलब खुद राजा की खुद की संतान न होने की स्थिति में सार्वभौम सत्ता अपने अधीन जो है, जो जिस राजा के खुद की संतान है सार्वभौम सत्ता अपने अधीन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला सकती थी। यानी जिन राजा के खुद की संतान नहीं है उन राजा के राज्य को ब्रिटिश सरकार जो है, सार्वभौम सत्ता किसके, ब्रिटिशों की, तो वो अपने अधीन जो है उस राज्य को मिला सकती थी। डलहौजी का कहना था कि सामान्य नागरिक द्वारा, यानी आम नागरिक को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य नागरिक द्वारा गोद लिया गया पुत्र अपने पिता की व्यक्तिगत संपत्ति का उत्तराधिकारी
हो सकता है। यानी आम आदमी अगर जिसके संतान नहीं है और वो गोद ले लेता किसी बच्चों के, तो वो अपने उस गोद लिए हुए पिता का जो है संपत्ति का वारिस है, उत्तराधिकारी हो सकता है। किंतु किसी शासक द्वारा गोद लिया गया पुत्र राज्य पर शासन करने का अधिकारी नहीं है। लेकिन इसने आम जनता को तो छोड़ दी, लेकिन राजाओं के लिए मना कर दिया कि राजा जो है अगर संतान नहीं है तो अपने उत्तराधिकारी रूप में किसी रिश्तेदार का या किसी का बच्चा गोद नहीं ले सकता। इसके लिए उस राजा को ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब ये अनुमति उन्हीं को दे रहे हैं जो इनके चापलूस है, जिनको लगता है ना, जो इनके सामने खड़े हैं या जिनसे इनको प्रॉब्लम है, उनको अनुमति नहीं देगा। तो अनुमति लेनी होगी और ब्रिटिश सरकार उस प्रार्थना पर स्वीकार या मना कर सकती है। यानी ब्रिटिश सरकार से जब ये अनुमति मांगी जाएगी तो उसे अनुमति दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो देगा उन्हीं को जिनको इनकी इच्छा है, नहीं देगा जो इनके विरोधी है उनको नहीं देगा। तो तभी तो झांसी राज्य को हड़पा था, और भी राज्यों को हड़पा, हम ये पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि झांसी की रानी सामने डट के खड़ी थी। तो यही इनका मनमाना रवैया था। डलहौजी द्वारा दत्तक पुत्र और निजी पुत्र में जो भेद किया गया वह प्रचलित परंपरा के प्रतिकूल था। प्रचलित परंपरा का मतलब है कि प्राचीन भारत में जो हमारी परंपराएं थी उसके प्रतिकूल था। हमने कहीं पर भी इससे पहले कहीं पर भी नहीं पढ़ा। जैसे मध्यकाल में मुगलों का शासन था, प्राचीन काल में जो भी पावरफुल राजा थे, तो मतलब किसी ने भी गोद लेने की प्रथा को निषेध कर करके राज्य नहीं हड़पा। तो जो पुराने समय से जो प्रचलित परंपरा थी उसके एकदम ऑपोजिट ये जो इसने नीति बनाई थी। स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी गोद लेने की प्रथा को स्वीकार करती रही थी। मतलब डलहौजी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसा ये गलत नियम नहीं लाई थी, वो भी गोद लेने की प्रथा को मान्यता दे रही थी। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ये घोषित किया था कि प्रत्येक सत्ताधारी को हिंदू कानून के अनुसार लड़का गोद लेने का अधिकार है। तो 1825 में ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने कानूनों द्वारा ये घोषणा की थी कि हर राजा को हिंदू धर्म के जो कानून है उनके अनुसार लड़का गोद लेने का अधिकार है, अगर उनके पास लड़का नहीं है, उनके संतान के रूप में पुत्र नहीं है। और अंग्रेज सरकार इस अधिकार को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ऐसा 1825 के कानून में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था। अब 1848 ईस्वी में गोद लेने के संबंध में कंपनी सरकार की नीति अधिक स्पष्ट नहीं रही। अब 1848 ईस्वी तक जो है तक इस नीति के बारे में कंपनी सरकार की जो है ज़्यादा स्पष्ट जो है दृष्टि नहीं रही। अनेक अवसरों पर कंपनी ने भारतीय शासकों को गोद लिए गए लड़कों के उत्तराधिकार को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। तो ये कि अभी तक जो है इस डलहौजी से पहले जो ऐसे बहुत से अवसर आए और उस अवसरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं द्वारा जो बच्चा गोद लिया गया उसको स्वीकार किया, लेकिन कुछ अवसरों पर उसने विरोध भी किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि डलहौजी के पूर्व गोद लेने के अधिकार के बारे में कंपनी सरकार किसी सुनिश्चित नीति का निर्माण नहीं कर पाई थी। यानी डलहौजी से पहले ज़्यादातर मामलों में अनुमति मिल गई थी, कुछ मामलों में नहीं मिली थी। कहने का मतलब है कंपनी की नीति स्पष्ट नहीं थी कि उनको करना क्या है इस मामले में, तो नीति स्पष्ट नहीं थी। अब डलहौजी अपनी नई नीति बना रहा है। तो डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा के बारे में अधिक उग्र नीति का सहारा लिया, मतलब ये कठोरता का परिचय दे रहा है ना। फिर भी उसने प्रत्येक देशी राज्य के संबंध में एक समान नीति नहीं अपनाई। यानी इन राजाओं के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों के प्रति एक समान नीति नहीं, उन्होंने अलग अलग नीतियाँ अपनाई। उसकी नीति को अवसरवादी कहा जा सकता है। अवसरवादी कैसे कि मतलब जो राजा उसके चापलूस है, उसकी सेवा में रहता है, उसका कहना मानता है, के अनुसार चलता है, तो उसको तो वो परमिशन दे रहा है। और जो राजा उसका कहना नहीं मानता, अपनी मन मर्जी शासन कर रहा है या उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए वो ऑपोजिट बात कहेगा इसमें। क्योंकि उसने जिन आधारों को तैयार किया था वह अस्पष्ट और उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कंपनी में नहीं था। यानी कि उसने जो आधार दिए कि मैं किस आधार पर जो है उत्तराधिकार लेने का अधिकार देता हूँ और किन पर नहीं देता हूँ, तो वो अस्पष्ट थे, मतलब उसको क्लियर नहीं थे। और उनके बारे में अंतिम निर्णय जो है करने का अधिकार भी किसको था, कंपनी को था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तय करेगी। उसका मुख्य आधार स्वयं उसी के द्वारा देशी राज्यों को किया गया वर्गीकरण था। तो ये आधार क्या थे कि वो किस आधार पर अधिकार दे रहा है कि जो है राजाओं को गोद लेने का अधिकार है, किस आधार पर नहीं। तो उसने खुद ही डलहौजी ने खुद ने ही राज्यों का वर्गीकरण कर दिया। उसने समस्त भारतीय हिंदू राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। तो 3 श्रेणियों में बांट दिया। वो 3 श्रेणियाँ कौन सी थी?
पहला जो स्वतंत्र राज्य हैं उनको ऐसे राज्यों की लिस्ट रखी, दूसरा जो आश्रित राज्य हैं, तीसरा जो अधीन है यानी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है। तो ऐसे 3 वर्गीकरण वाले राज्य बना दिए भारतीय राजाओं के, और इस आधार पर उसने जो है गोद लेने की अनुमति के लिए उनको जो परमिशन का आधार बनाया। तो जब इंग्लैंड की संसद की बात हो रही है, जब इंग्लैंड में डलहौजी की गोद निषेध नीति की आलोचना होने लगी तो उसने ये स्पष्टीकरण दिया, ब्रिटेन की संसद इसका विरोध कर रही है, आलोचना कर रही है कि ये क्या कर रहा है वहाँ पे इंडिया में। तो उसने स्पष्टीकरण दिया डलहौजी ने कि उसका इरादा सभी राज्यों पर इस नीति को लागू करने का नहीं है। तो वहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहा है कि मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं सभी भारत के राज्यों पर लागू करूँ। उसने कहा कि पहली श्रेणी में सब जो है स्वतंत्र शासकों को गोद लेने का अधिकार है, यानी जो प्रथम श्रेणी में जो स्वतंत्र रखा है, जो पहली श्रेणी स्वतंत्र, उसमें जो राजा हैं उनके पास अगर संतान नहीं है तो उनको गोद लेने का अधिकार है। और गवर्नर जनरल इस अधिकार को मान्यता प्रदान करता रहेगा, यानी स्वतंत्र राज्यों को गवर्नर जनरल जो है अधिकार देता है कि वो जो है वो राजा संतान गोद ले सकते हैं। परंतु दूसरी श्रेणी के राज्यों को गोद लेने से पूर्व कंपनी सरकार से स्वीकृति लेनी होगी। दूसरी श्रेणी में कौन से आश्रित जो राज्य हैं तो उनको अनुमति लेनी होगी, जो अस्वीकार भी की जा सकती है, मतलब अनुमति मांगेगा तो अनुमति मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, और मिलेगी कब, जब गवर्नर जनरल की इच्छा होगी। 30 श्रेणी यानी अधीन राज्य, तो 30 श्रेणी के राज्यों को गोद लेने का अधिकार होगा ही नहीं, बिल्कुल ही अधिकार नहीं होगा, और उनके राज्य कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। यानी जो अधीन राज्य हैं उनमें राजा अगर निसंतान मरता है तो उसकी जो राज्य है वो उसकी मौत के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाएगा। तो इसने 3 कैटेगरियों की चर्चा की यहाँ पर, इंग्लैंड की संसद में स्पष्टीकरण दिया। तो वस्तुतः डलहौजी का ये वर्गीकरण बहुत अस्पष्ट और पेचीदा था, यानी वो ये वर्गीकरण इस आधार पे किया था उसने, अस्पष्ट था यानी अपने हिसाब से ढला हुआ था, पेचीदा था, मतलब जिसमें वो अपने मतलब के हिसाब से इन नियमों को फेरबदल कर सकता था, अपने हिसाब से जो अपने फेवर वाले थे उनके पक्ष में निर्णय दे सकता था, जो जिनका ऑपोजिट था उनके विपक्ष में देता था। तो ये अस्पष्ट और पेचीदा था। और किस राज्य को किस श्रेणी में रखा जाए इसका जो है निर्णय गवर्नर जनरल पर ही की इच्छा पर निर्भर था। यानी जो 3 श्रेणियां हैं, स्वतंत्र, आश्रित और अधीन, इनमें से किस स्टेट को किस श्रेणी में रखना है ये गवर्नर जनरल की इच्छा पे था, वो अपने निर्णय के अनुसार जो है उस रखता था। तो ये सारी व्यवस्था भारत के देशी राज्यों को हड़पने के बहाना मात्र था। कहने का मतलब है चाहे गोद निषेध प्रथा हो या जो है कुशासन का आरोप है ना, ये सारे जो 4 हमने तरीके पढ़े, युद्ध है ना, कर्जा नहीं चुकाना है, ये सब के सब बहाने थे भारतीय राज्यों को हड़पने का, उनको अपने अधीन करने का। तो ये इसका तरीका था। तो इस नीति के अंतर्गत कंपनी ने निम्नलिखित राज्यों को सम्मिलित किया, यानी इन राज्यों को हड़पा। तो हम अब आगे पढ़ेंगे कि गोद निषेध नीति के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने या डलहौजी ने किन किन राज्यों को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, उनको एक एक पढ़ेंगे। तो कौन राज्य थे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनको।